साहित्य निधि में आज सुनिए राम कुमार वर्मा जी की लिखी हुई कहानी चेरी के पेड़। फाटक पार करते ही जिस ओर सबसे पहले हमारा ध्यान गया वे थे पेड़ों पर लटकते हुए अलूचों से मिलते जुलते किसी फल के गुच्छे। मकान के भीतर घुसने के बदले हम उस ओर दौड़े। कई पेड़ थे जिन पर वे लटक रहे थे, परंतु उछल उछल कर कूदने पर भी किसी के हाथ में एक भी दाना नहीं आ सका। मैं सबसे लंबा था, लेकिन मेरा हाथ भी उन्हें छूते छूते रह जाता। हमारा शोर सुनकर बड़ी बहन भीतर से आई। ये तोड़ दीजिए, न जाने कौन सा फल है, शायद अलूचे या आलू बुखारा या खूबानी। हम सब चिल्लाने लगे। बहन धीमी चाल से हमारी ओर आने लगी। हमें क्रोध आया कि वे ऐसे मौके पर भाग कर क्यों नहीं आती, लेकिन भय था कि कहीं उनसे जल्दी आने के लिए कहें तो वे वापस न लौट जाएं। क्या हैं ये? उन्होंने ऊपर पेड़ की ओर देखते हुए कहा। शायद अलूचे ही हैं, तोड़ दीजिए जल्दी। कोई जंगली फल है शायद, वे बोली। नहीं नहीं, जंगली नहीं है, हम चिल्लाए। एक तोड़कर मुझे दीजिए। हमारी ओर बिना ध्यान दिए वे ऊपर लटकते गुच्छों को देख रही थीं। फिर एक दाना तोड़ा और उसे घुमा फिराकर देखती रहीं। पता नहीं क्या है, ऐसा फल तो कभी किसी पहाड़ पर देखा नहीं। हम उनके आसपास एक दायरा बनाकर खड़े हो गए थे और अब उस एक दाने को लेने के लिए छीना झपटी करने लगे। नहीं, ये खाना नहीं होगा, कौन जानता हो इसमें जहर हो, पहले माली से पूछेंगे। फिर मेरी ओर देखकर बोली, सुनो, कोई नहीं तोड़ेगा इन्हें। यह कहकर वे धीमी चाल से मकान की ओर चली गईं। उनके आदेश का कोई विरोध नहीं कर सकता, ये सोचकर सब मन महसूस कर रह गए। लेकिन उस शाम सारे बाग में घूम घूम कर हमने उन पेड़ों को गिना। दूसरे पेड़ भी थे, लेकिन उनका महत्व नहीं के बराबर ही था। ये पहला मौका था कि किसी पहाड़ में अपने ही बाग में किसी फल के इतने पेड़ मिले हों। कभी एक आध अलूचे, खुबानी या सेब का पेड़ मिल जाता था, या फिर करीबी किसी दूसरे मकान में इन पेड़ों को देखकर चुपके से कभी कुछ तोड़ लेते। लेकिन इस बार अपने ही बाग में इतने पेड़, हमारे उत्साह की सीमा नहीं थी। अंदर बहन ने वो दाना पिता के सामने रखकर कहा, पता नहीं कौन सा फल है, बाग में लगा है। पिता उसे देखते ही बोले, ये तो चेरी है, अभी पकी नहीं। चेरी का नाम सुनते ही हमारा उत्साह और भी बढ़ गया। हमने आज तक चेरी का पेड़ नहीं देखा था और अब अपने ही बाग में 15-20 चेरी के पेड़ हैं, जिन्हें तोड़ने से कोई नहीं रोकेगा, जिन पर पूर्ण रूप से हमारा अधिकार होगा। हम उस एक विषय में इतने मगन थे कि उस साल कमरों को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। हर साल पहले दिन ये समस्या जब आती, कौन सा कमरा किसका होगा, तो हम आपस में झगड़ते थे। हाथापाई भी होती थी और गुस्से में पिता भी एक आध को पीट देते थे। लेकिन इस बार बहन ने जहाँ जिसका सामान रख दिया, उसका विरोध किसी ने नहीं किया। रात को बहन हमारे कमरे में आई। मैं एक किताब में तस्वीरें देख रहा था। सोया नहीं? नींद नहीं आई। मैं बोला, छोटे भाई बहन सो गए थे। मुझे भी नए घर में पहली रात को नींद नहीं आती। वे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। खिड़की बंद थी, लेकिन एक शीशा टूटा हुआ था जिसमें से वे बाहर झांकने लगीं। 2 महीने पूर्व जब से उनकी सगाई हुई, वे बहुत चुप चुप सी रहने लगी थीं। अगले जाड़ों में उनका विवाह हो जाएगा। उनके विवाह की कल्पना से ही हमारा उत्साह बढ़ जाता, लेकिन विवाह के बाद वे इस घर में नहीं रहेंगी, ये सोचकर दुख भी होता। ये देखो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। क्या है? इधर आओ। खिड़की से अपना चेहरा सटाए ही वो बोली। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। खिड़की के दूसरे शीशे से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में सामने वाले पहाड़ के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने धीरे से खिड़की की चिटकनी खोली और अपना सिर बाहर निकाल लिया। क्या है? मैंने बेसब्री से पूछा। वो देखो, कितने तारे छिटके हुए हैं। मुझे बहुत निराशा हुई। मैं सोच रहा था कि शायद उन्होंने कोई जंगली जानवर देखा हो। तारे तो सब जगह दिखाई देते हैं, मैंने खींच कर कहा। तारे इतने पास कभी दिखाई नहीं देते, लगता है जैसे हाथ ऊपर उठाते ही हम उन्हें छू लेंगे। मैंने फिर आकाश की ओर देखा। मुझे भी लगा जैसे तारे बहुत नीचे उतर आए हों। पहाड़ों पर तारे नज़दीक दिखाई देते हैं, हम ऊंचाई पर आ जाते हैं ना, इसलिए। नहीं, ये बात नहीं है। पिछले साल मसूरी में वे इतने पास कभी नहीं दिखाई दिए, नैनीताल में भी नहीं। मुझे इस विषय में अधिक दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ तारे बहुत पास दिखाई देते हैं, वे बोली। खुली खिड़की से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। मैं अपने चारपाई पर आ गया और लिहाफ से अपना शरीर ढक लिया।
वे कुछ देर तक खिड़की पर झुकी रहीं, फिर अपने कमरे में चली गईं। मैं फिर तस्वीरें देखने लगा। अगले दिन प्रातः उठते ही हम चेरी के पेड़ों के पास पहुंच गए। कोई किसी पेड़ के पास जाकर दूसरे को आवाज़ लगाता, देखो ऊपर की डाल पर चेरी कितनी पीली हो गई है, किस पेड़ की चेरी सबसे बड़ी है, किसकी छोटी। इन सब की जांच पड़ताल हमने तुरंत कर डाली। एक पेड़ की कुछ टहनियाँ नीचे की ओर झुकी हुई थीं, लेकिन बहुत उछलने के बावजूद हाथ उन तक नहीं पहुँचा। फिर छोटा भाई घुटनों के बल बैठा और मैं उसकी पीठ पर चढ़कर चेरी तोड़ने लगा। केवल 4 दाने ही हाथ में आए, एक एक सबको दिया, लेकिन छोटी बहन के लिए नहीं बची। वो रोने लगी। मैंने उसे अपनी आधी चेरी देने का वायदा किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो बहन से शिकायत करेगी, ये धमकी देकर वो रोती रोती घर की ओर भागी। कुछ देर बाद बहन हमारे पास आई। ये कच्ची चेरी क्यों तोड़ी? इन्हें खाकर क्या बीमार पड़ना है? फिर मेरी ओर देखकर बोली, अगर किसी ने अब एक भी चेरी खाई तो उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। कच्चा फल तोड़ने से पाप चढ़ता है। वे लौट गईं। अब बहन के मना कर देने पर किसी को फिर चेरी खाने का साहस नहीं होगा। यदि छिपकर ऐसा किया भी और बहन को पता चल गया तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, इसकी कल्पना से ही डर लगने लगा। वे कभी किसी को पीटती नहीं थीं, अधिक क्रोध आने पर डांटती भी नहीं। उनकी सज़ा होती थी कसूरवार से बोलचाल बंद। ये सज़ा असहनीय बन जाती थी, मार पीट और डांट से भी अधिक, जिससे हम सब घबराते थे। खाते समय जब साथ बैठते तो हम इसी एक विषय पर बात करते थे। अब तो गुलाबी होने लगी हैं, ऊपर की डालियों पर तो लाल हो गई हैं। अब 2 हफ्ते तक तैयार हो जाएंगी, फिर जी भर खाना। पिता कहते, बहन कहती इनका बस चले तो ये कच्ची ही खा जाएं। इस बार तो ये घर से बाहर ही नहीं निकलते, बस चेरी चेरी और कोई बात ही नहीं। माँ को बहन के विवाह की चिंता लगी हुई थी। जब घर का काम न रहता तो पिता के साथ वे इस विषय पर कितनी ही बातें किया करती थीं। पिता एक कॉपी में माँ की बतलाई हुई लिस्टें लिखा करते थे। क्या सामान मंगवाना होगा, कितना गहना बनेगा, कितनी साड़ियाँ, बारात कहाँ ठहरेगी। इस चर्चा से बहन का चेहरा और भी गंभीर हो जाता। हर चेरी के पेड़ के तने पर मैंने चाकू की नोक से सबके नाम लिख दिए थे। पेड़ पर जिसका नाम होगा वही उसकी चेरी तोड़ेगा और खाएगा। सब अपने अपने पेड़ों के नीचे खड़े होकर अपनी चेरी की प्रशंसा करते और दूसरे पेड़ों की निंदा। सबका दावा रहता कि उसके पेड़ों की चेरी बहुत तेज़ी से पक रही है। उस दिन एक व्यक्ति हमारे बाग में आया और चेरी के पेड़ों के चक्कर लगाने लगा। हर पेड़ के पास जाता और शाखाओं को इधर उधर हटाकर ऊपरी सिरे तक देखता। कभी एक पेड़ की चेरी तोड़कर खाता, कभी दूसरे पेड़ की। इतना बेधड़क होकर वो बाग में घूम रहा था जैसे वो उसी का घर हो। हम झुंड बनाकर उसकी ओर देखते रहे। उसके व्यवहार पर क्रोध आ रहा था, परंतु उससे कुछ भी कहने का साहस हम में से किसी में नहीं था। अपना काम खत्म करके उसकी नज़र हमारी ओर गई और वो मुस्कुराने लगा, जिसमें हमें उसके ऊपर के 2 बड़े बड़े पीले से दांत दिखाई दिए। आप लोग इसी बंगले में रहते हैं? हाँ, ये हमारा मकान है, मैंने साहस से कहा। पिता से मिलने की इच्छा प्रकट करने पर हम उसे पिता वाले कमरे में ले गए। हमें उसके चेहरे से घृणा हो रही थी और ये जानने का कौतूहल भी था कि वो कौन है। उसके जाने के बाद हम पिता के पास गए। ये ठेकेदार था जिसने चेरी के पेड़ मकान मालिक से खरीद लिए हैं। कल से उनका आदमी इन पेड़ों की रखवाली करेगा, पिता बोले। हम में से कोई उस ठेके की बात समझा, कोई समझ नहीं सका। हम तो समझ रहे थे ये पेड़ हमारे हैं, हमारे बाग के अंदर हैं, कोई दूसरा इन्हें कैसे खरीद सकता है, मैं बोला। पिता हंसने लगे। हमने मकान किराए पर लिया है, पेड़ों पर मकान मालिक का ही हक रहता है। अब हम चेरी नहीं तोड़ सकते हैं? चेरी ठेकेदार की हम कैसे तोड़ सकते हैं? उस रात को हम में से किसी ने भी चेरी के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा। किसी ने भूले से कुछ कहा तो सबको चुप देखकर उसे अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर बाग की ओर देखा। चेरी के छोटे छोटे पेड़ बाहर से झुके हुए सोए जान पड़े। जिन पर कल हम अपना अधिकार समझते थे वे अब अपने नहीं जान पड़े। मैं बहन से इस विषय में और भी कई बातें पूछना चाहता था, परंतु उस रात वो हमारे कमरे में नहीं आई। अगले दिन सुबह ठेकेदार के साथ एक बूढ़ा भी आया। वे अपने साथ रस्सियों के ढेर, टूटे हुए पुराने कनस्तर और बांस की चटाइयाँ लाए। बाग के दूसरे सिरे पर चटाइयों से उन दोनों ने एक झोपड़ी तैयार की। झोपड़ी के भीतर एक दरी बिछाई। एक कोने में बूढ़े ने हुक्का रख दिया।
हम थोड़ी दूर से सब कुछ देखते रहे। 2 चटाइयों को मिलाकर झोपड़ी जितनी जल्दी तैयार हो गई, उससे हमें बहुत आश्चर्य हुआ। वे दोनों कभी कभी हमारी ओर देखकर मुस्कुराने लगते, लेकिन हमने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। छोटे भाई ने कहा कि हमारे शत्रु हैं और हमारी ही ज़मीन पर अपने खेमे गाड़ रहे हैं। कनस्तरों में छोटे छोटे पत्थर भरे गए और रस्सियों की सहायता से उन्हें कुछ पेड़ों पर बांध दिया गया। उन रस्सियों के सिरे झोपड़ी के पास एक खूंटे में बांध दिए गए। बूढ़ा रस्सी के सिरे को झटके के साथ हिलाता तो कनस्तर में पड़े पत्थर बजने लगते और एक कर्कश सी आवाज़ सारे बाग में गूंज उठती। हमारा कौतूहल बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद सारा प्रबंध करके ठेकेदार चला गया। रह गया वो बूढ़ा जो झोपड़ी के पास एक पत्थर पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। ठेकेदार की अपेक्षा उस बूढ़े के चेहरे पर हमें मैत्री भाव दिखाई दिया। हम धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उसने बड़े प्यार से हमें अपने पास बैठाया। हमारे पूछने पर उसने बतलाया कि ये कनस्तर परिंदों को भगाने के लिए बांधे गए हैं। बहुत से परिंदे, विशेषकर बुलबुल, चेरी पर चोंचे मारते हैं जिससे वो सड़ जाती हैं। अगर उन्हें न भगाया जाए तो पेड़ के पेड़ खत्म हो सकते हैं। लेकिन कनस्तर सब चेरी के पेड़ों पर क्यों नहीं बांधे गए? 4-5 पेड़ों के लिए एक कनस्तर की आवाज़ काफ़ी है, वो बोला। क्या तुम रात को भी यहीं सोओगे? हाँ, रात को भी डर रहता है कि कोई आदमी चेरी ना तोड़ ले। सबसे छोटी बहन का ध्यान हुक्के की ओर था। उसने पूछा, ये क्या है? हम हंस पड़े। ये इनकी सिगरेट है, छोटा भाई बोला। धीरे धीरे बूढ़े की उपस्थिति से सब अभ्यस्त हो गए। रस्सी खींचकर कनस्तरों को बजाना, हा हू या सीटी बजाकर परिंदों को उड़ाना, इन सब आवाज़ों को सुनने की आदत पड़ गई। चेरी के भार से डालियाँ इतनी झुक गई थीं कि उछलकर आसानी से मैं 2-4 दाने तोड़ सकता था, परंतु बूढ़े की नज़र हर समय चौकन्नी होकर चारों ओर घूमती रहती, इसलिए साहस नहीं होता था। माँ दूसरे तीसरे दिन बूढ़े को चाय का गिलास भिजवा देती। वो भी कभी कभी कुछ पकी हुई चेरी तोड़कर हमें दे देता। लेकिन पेड़ पर चढ़कर तोड़ना फिर खाना, जिसकी हमने शुरू में कल्पना की थी, सब साध मन में ही रह गई। जब कभी कोई चिड़िया रेत पर चेरी खा रही होती और बूढ़े को पता न चलता तो हमें बहुत प्रसन्नता होती। हमारा वश चलता तो सारे पेड़ परिंदों को खिला देते, लेकिन चिड़ियाँ चुपचाप चेरी नहीं खाती। 1-2 दाने खाकर जब वे दूसरी डाल पर उड़ती तो बूढ़े को पता चल जाता और वो रस्सी खींचकर कनस्तर बजा देता। बहन दिन भर किसी पेड़ के नीचे कुर्सी बिछाकर हम में से किसी का पुलोवर बुनती रहती। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने किसी किताब को हाथ तक नहीं लगाया, नहीं तो हर बार वे अपने कोर्स की कोई किताब पढ़ती रहती थीं। कुछ दिन पूर्व उनका इंटरमीडिएट का परिणाम निकला था और वे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई थीं। वे और पढ़ना चाहती थीं, किंतु माँ को उनके विवाह की जल्दी थी। हमारे घर से थोड़ी दूर एक चश्मा बहता था जहाँ हम दूसरे तीसरे दिन नहाने चले जाते थे। कभी बाजार, कभी सिनेमा, कभी पार्क। धीरे धीरे हमारी दिनचर्या में दूसरे आकर्षण आते गए। ये शायद पहला अवसर था कि बड़ी बहन ने किसी में भाग नहीं लिया। पहाड़ों में वे हमारे बहुत करीब आ जाती थीं। रात को खाने के बाद चारपाइयों में दुबके हम उनसे कहानियाँ सुना करते थे। शाम को सबको अपने साथ घुमाने ले जाती थीं और पिकनिकों की तो कोई गिनती ही नहीं होती थी। इस बार वे बहुत कम घर से निकलीं और जब बाहर जाती भी तो अकेली ही जाती। माँ की किसी बात का उन पर असर नहीं हुआ। एक दिन सुबह आंखें खुलते ही बाहर बाग में कई लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं चारपाई पर लेटा लेटा कुछ देर तक आश्चर्य से इस शोरगुल के बारे में ही सोचता रहा। खिड़की से झांककर बाहर देखने वाला था जब बहन किसी काम से कमरे में आई। ये शोर कैसा है? मैंने पूछा। वे लोग आ गए। कौन लोग? मैंने आश्चर्य से पूछा। वही ठेकेदार के आदमी, चेरी तोड़ने के लिए, वे बोली। मैं झट से बाहर दौड़ा। पेड़ों पर टोकरियां लिए ठेकेदार के आदमी चढ़े हुए थे। दोनों हाथों से ऊपर नीचे की शाखाओं से चेरी तोड़कर टोकरियों में भरते जा रहे थे। किसी दूर की शाखा को पकड़कर अपने पास घसीटने पर चर्र चर्र की आवाज़ें गूंजने लगतीं। सारे बाग में शोरगुल था। हम धीरे धीरे बाग के चक्कर लगाने लगे। हर पेड़ के पास कुछ देर तक खड़े रहकर ऊपर चढ़े आदमी को देखते। लग रहा था जैसे आज हमारी पराजय का अंतिम दिन हो। हर पेड़ के नीचे काफ़ी चेरी गिरी हुई थी। छोटी बहन ने लपक कर एक गुच्छा उठा लिया तो भाई ने उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। जानती नहीं कि बहन ने क्या कहा है? कोई एक भी चेरी मुंह में नहीं रखेगा। झोपड़ी के पास ठेकेदार अन्य 4-5 व्यक्तियों के साथ चुन चुनकर चेरी एक पेटी में रख रहा था। उसके पास ही कई खाली पेटियां पड़ी थीं और दरी पर दिखाई दिया तोड़ी हुई चेरियों का ढेर।
वे सब बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। हमें खड़े देखकर ठेकेदार ने एक एक मुट्ठी चेरी हम सबको देनी चाहिए, लेकिन हमने इनकार कर दिया। हम लोग बाग में ही घूमते रहे। घर से कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं हुई। चेरी के पेड़ धीरे धीरे खाली हुए जा रहे थे। उस दिन कनस्तर बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बुलबुल और दूसरे पक्षी पेड़ों के ऊपर ही चक्कर लगाते रहे। किसी पेड़ पर बैठने का साहस नहीं था। ये देखो, उस पेड़ के नीचे क्या पड़ा है, छोटी बहन ने एक पेड़ की ओर संकेत करके कहा। हमने उस ओर देखा, परंतु जान नहीं सके कि वो क्या है। पास जाने पर पेड़ के नीचे एक मरी हुई बुलबुल दिखाई दी। उसकी गर्दन पर खून जमा हुआ था। हम कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। मैंने उसका पांव पकड़कर हिलाया, लेकिन उसमें जान बाकी नहीं बची थी। ये कैसे मर गई? किसी ने इसकी गर्दन पर पत्थर मारा है। इन्हीं लोगों ने मारा होगा, तभी कोई बुलबुल पेड़ पर नहीं बैठ रही। हमने ठेकेदार और उसके आदमियों को जी भर गालियां दी। उन लोगों पर पहले ही बहुत क्रोध आ रहा था। अब बुलबुल की हत्या देखकर तो उनसे बदला लेने की भावना बहुत तीव्र हो उठी। कितनी ही योजनाएं बनाई, परंतु हर बार कोई कमी उसमें नजर आ जाती, जिससे उसे अधूरा ही छोड़ देना पड़ता। फिर ये सोचकर कि यदि ये बुलबुल यहीं पड़ी रही तो कोई बिल्ली या कुत्ता इसे खा जाएगा, हमने पास ही एक गड्ढा खोदा और उसमें बुलबुल को लिटाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। उस दिन बड़ी बहन ने बाग में पैर तक नहीं रखा। उसने न मरी हुई बुलबुल देखी, न पेड़ों से चेरी का टूटना। उन्हें पेड़ों से फल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। फूल पौधों और फलों में भी जान होती है। उन्हें तोड़ना भी उतना ही बुरा होता है जितना किसी जानवर को मारना, वे हमसे कहा करती थी। वे लोग शाम को बहुत देर तक चेरी तोड़ते रहे। फिर एक लारी रुकी जिसमें सब पेटियां लाद दी गईं और वे सब चले गए। बाग में अचानक सन्नाटा हो गया। रह गए केवल चेरी के नंगे पेड़, जिन पर एक भी चेरी नहीं दिखाई देती थी। हवा तेज थी और रह रहकर पेड़ों की शाखाएं हिल उठती थीं, जैसे आखिरी सांसें ले रही हों। नीचे बिखरी हुई थीं अनगिनत पत्तियां और कुछ डालियां जो चेरी तोड़ते वक्त नीचे गिर गई थीं। शाम हमें बहुत सूनी सूनी सी लगी और पेड़ों से डर सा लगने लगा। खाते वक्त हम दिन भर की घटनाओं की चर्चा करते रहे। मरी हुई बुलबुल का किस्सा भी सुनाया, लेकिन बड़ी बहन ने जरा भी दिलचस्पी नहीं ली। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। लगा जैसे वे हमारी बातें ही ना सुन रही हों। खाना भी उन्होंने बहुत कम खाया। रात को देर तक नींद नहीं आई, ना कोई किताब पढ़ने में ही मन लगा। छोटे भाई बहन दिन भर की थकान से चारपाई पर लेटते ही सो गए। थकान से मेरा शरीर भी टूट रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी नींद नहीं आ सकी। कुछ देर बाद मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक आकाश में बहुत से तारे एक साथ चमक उठे। तारे यहाँ सचमुच बहुत करीब दिखाई देते हैं। क्यों? केवल 6000 फीट ही तो ऊंचा ये स्थान है और तारे तो मीलों दूर हैं। फिर इतने पास कैसे दिखाई देते हैं, मैं सोचने लगा। तभी बाग में पेड़ों के नीचे किसी की परछाई दिखाई दी। मुझे डर सा लगा, लेकिन कुछ देर बाद पता लगा कि वे बहन हैं। वे अभी तक सोई नहीं। मैं भी दबे पांव बाहर आया। वे चेरी के पेड़ों के नीचे टहल रही थीं। उनका आंचल नीचे तक झूल रहा था। अभी तक सोए नहीं? बिना मेरी ओर देखे उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। मेरा अनुमान था कि उन्हें मेरे बाहर आने का पता नहीं चला। मैंने धीमे स्वर में कहा, नहीं, अभी नींद नहीं आई। उनके पैरों के नीचे पत्ते दबते तो सर्र सर्र की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज जाती। हवा और तेज हो गई थी। आज बहुत अंधेरा है, मैं बोला। आजकल अंधेरी रातें हैं। कभी कभी अपनी नज़र ऊपर उठाकर वे किसी पेड़ को देखती जिनकी शाखाओं के बीच से आकाश में चमकते तारे दिखाई देते। आज तारे बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं, मैंने कहा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अभी आप सुन रहे थे राम कुमार वर्मा जी की लिखी उनकी प्रसिद्ध कहानी चेरी के पेड़।